मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्रश्न 1 क्वेश्चन 1। कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? Why are some fibers called synthetic fibers? उत्तर आंसर। कुछ रेशे संश्लेषित इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये मनुष्य द्वारा रासायनिक पदार्थों से कारखानों या प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं। ये सीधे पौधों या जानवरों से नहीं मिलते। उदाहरण: रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। Some fibers are called synthetic fibers because they are made by humans in factories or laboratories using chemical substances. They are not obtained directly from plants or animals. Examples: rayon, nylon, polyester, acrylic. देखो बच्चों, हमारे कपड़े दो प्रकार के रेशों से बनते हैं। प्राकृतिक रेशे नेचुरल फाइबर्स जैसे कपास, रेशम, ऊन, जो प्रकृति से हमें पौधों या जानवरों से मिलते हैं। कृत्रिम या संश्लेषित रेशे सिंथेटिक फाइबर्स, जो मनुष्य ने रासायनिक पदार्थों से बनाए हैं। इसलिए जब वैज्ञानिक रासायनिक पदार्थों को मिलाकर नए रेशे बनाते हैं, तो उन्हें संश्लेषित रेशे कहा जाता है। ये रेशे सस्ते, टिकाऊ और जल्दी सूखने वाले होते हैं। क्वेश्चन 2। रसोई घर में काम करते समय संश्लेषित रेशों से बने कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्यों? Why should we not wear synthetic clothes while working in the kitchen? उत्तर आंसर। क्योंकि संश्लेषित रेशे गर्मी पड़ने पर पिघल जाते हैं। अगर इनमें आग लग जाए तो ये पिघलकर शरीर से चिपक जाते हैं, जिससे गंभीर जलन और चोट लग सकती है। We should not wear synthetic clothes in the kitchen because these fibers melt on heating. If they catch fire, they melt and stick to the body, causing severe burns and injuries. बच्चों, जब हम रसोई में खाना बनाते हैं, तो वहां आग और गर्म तेल का प्रयोग होता है। अगर हम नायलॉन या पॉलिएस्टर जैसे कपड़े पहने और गलती से चिंगारी या आग लगे, तो ये कपड़े जलने की बजाय पिघलकर शरीर से चिपक जाते हैं। इससे त्वचा जल सकती है। इसलिए टीचर हमेशा समझाते हैं कि रसोई में कपास, कॉटन के कपड़े पहनना सबसे सुरक्षित होता है, क्योंकि कपास आग लगने पर जल जाता है, पिघलता नहीं है। प्रश्न 3 क्वेश्चन 3। छोटी छोटी इकाइयां मिलकर बहुलक बनाती हैं, उदाहरण द्वारा समझाएं। Small units combine to form a polymer. Explain with an example. उत्तर आंसर। छोटी छोटी इकाइयां रासायनिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक बड़ी श्रृंखला बनाती हैं, जिसे बहुलक पॉलीमर कहते हैं। जैसे मोतियों की माला में हर मोती एक इकाई मोनोमर है और पूरी माला एक बहुलक पॉलीमर है। सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है जो कई ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बनता है। नायलॉन और पॉलिएस्टर कृत्रिम बहुलक हैं। Small chemical units join together to form a long chain called a polymer.
Example: in a necklace, each bead represents a small unit monomer, and the whole necklace represents a polymer. Cellulose is a natural polymer made of many glucose units. Nylon and polyester are synthetic polymers. बच्चों, अब इसे आसान उदाहरण से समझो। सोचो तुम्हारे पास एक मोतियों की माला है। हर मोटी बीड एक छोटी इकाई मोनोमर है, और जब हम बहुत से मोती धागे में जोड़ते हैं, तो वह एक लंबी माला पॉलीमर बन जाती है। ऐसे ही वैज्ञानिक छोटी छोटी रासायनिक इकाइयों को जोड़कर लंबी श्रृंखला चेन बनाते हैं, यही बहुलक पॉलीमर कहलाता है। प्रकृति में भी बहुलक हैं, जैसे कपास कॉटन में सेलुलोज नाम का बहुलक होता है। रबर, लकड़ी और रेशम भी प्राकृतिक बहुलक हैं। और कृत्रिम रूप में नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन आदि मनुष्य द्वारा बनाए गए बहुलक हैं। प्रश्न 1 क्वेश्चन 1 थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर लिखिए। Write the difference between thermoplastic and thermosetting plastic. Answer: थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक 1. ये गर्म करने पर नरम पिघल जाता है और ठंडा करने पर फिर सख्त हो जाता है। Thermoplastics soften on heating and harden on cooling. 2. इसे बार बार पिघलाकर नया आकार दिया जा सकता है। They can be reshaped again and again. 3. उदाहरण पॉलीथीन PVC PVC Example polythene PVC थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक 1. यह एक बार सांचे में ढलने के बाद दोबारा गर्म करने पर नरम नहीं होता। Once molded, cannot be softened again by heating. 2. इसे एक बार ढालने के बाद दोबारा आकार नहीं दिया जा सकता। It cannot be reshaped once it is cast. उदाहरण बेकेलाइट मेलामाइन Example: Bakelite used for switches, melamine used for utensils and tiles. बच्चों, थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जो गर्मी पड़ने पर मुलायम, सॉफ्ट और ठंडा होने पर सख्त हार्ड हो जाता है। इसलिए इसे बार बार पिघलाकर नए आकार में ढाला जा सकता है, जैसे पॉलीथीन की थैलियां या PVC पाइप। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को जब एक बार गर्म करके आकार दे दिया जाता है, तो ये स्थायी परमानेंट रूप ले लेता है। इसे दोबारा पिघलाया नहीं जा सकता। जैसे बेकेलाइट जिससे स्विच और बर्तनों के हत्थे बनते हैं, और मेलामाइन जो रसोई के बर्तन और टाइल्स में काम आता है। प्रश्न 2 क्वेश्चन 2 विद्युत प्लग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं? Why are electrical plugs made of thermosetting plastics? उत्तर आंसर विद्युत प्लग, स्विच और सॉकेट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक पुअर कंडक्टर होते हैं। गर्मी पड़ने पर ये पिघलते नहीं हैं और विद्युत धारा को नहीं गुजरने देते।
Electrical plugs and switches are made of thermosetting plastics because they are poor conductors of heat and electricity. They do not melt on heating and thus protect us from electric shocks. बच्चों, जब हम बिजली के उपकरणों का उपयोग करते हैं, तो उनमें गर्मी और बिजली दोनों होती है। अगर उनका हैंडल या स्विच पिघलने वाला पदार्थ होता, तो हमें कट लग सकता था। इसलिए स्विच, प्लग और सॉकेट बेकेलाइट जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, क्योंकि यह न तो गर्मी से पिघलता है, न बिजली को प्रवाहित करता है। इससे ये सुरक्षित और टिकाऊ, सेफ एंड ड्यूरेबल होता है। प्रश्न 3 क्वेश्चन 3 प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। कोई दो उदाहरण द्वारा समझाए। इज प्लास्टिक रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन? एक्सप्लेन विथ 2 एग्जाम्पल्स। उत्तर आंसर। हाँ, प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ये जैव निम्नीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी यह आसानी से सड़ता या गलता नहीं है, इसलिए ये सालों तक मिट्टी और जल को प्रदूषित करता रहता है। Yes, plastic causes environmental pollution. It is non-biodegradable and does not decompose easily, polluting soil and water for many years. प्लास्टिक को जलाने पर विषैले धुएं, टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं जो वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य हानि का कारण बनते हैं। On burning, it releases toxic gases that cause air pollution and health hazards. बच्चों, सोचो जब हम रोजाना प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें या डिब्बे फेंक देते हैं, वे सड़ते नहीं हैं, बल्कि नालियों और नदियों को जाम कर देते हैं। जब इन्हें जलाया जाता है, तो इनमें से काला धुआं और जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमारी सांस और हवा दोनों को खराब कर देती हैं। इसलिए हमें हमेशा कपास या जूट की थैलियां इस्तेमाल करनी चाहिए और प्लास्टिक को कम करना, रिड्यूस, पुनः उपयोग, रीयूज और पुनः चक्रण, रिसाइकल करना चाहिए। इसे हम 4R सिद्धांत कहते हैं। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।